मोदी 2.0 में खिले 43 नए कमल, 22 पर मेहरबानी, 24 पर सीधी नज़र। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और DRN में आज बात कर रहे हैं मोदी कैबिनेट विस्तार से नए दरवाजों पर हुए दस्तक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का विस्तार बहुप्रतीक्षित था, लेकिन वैश्विक कोरोना संक्रमण की वजह से उपजे हालात की वजह से यह टलती रही। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद मीडिया में इस विस्तार को लेकर कयासों का दौर जोर शोर से शुरू हुआ। अटकलों के बाजार में कई नाम आए, कई गए, कुछ के नाम तो सूत्रों के हवाले से फाइनल तक बताए गए और आखिर में वे चर्चा में भी नहीं रहे। 12 मंत्रियों के इस्तीफे की तो किसी ने सोची नहीं थी, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महकमों में बड़े बदलाव को लेकर। ऐसे में 2021 की 7 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में 43 नए मंत्रियों की शपथ के साथ तस्वीर अब स्पष्ट हो चुकी है। इस तस्वीर से यह बात फिर पुख्ता हुई कि किसी जमाने में कौन मंत्री बनेगा, यह तय करने वाली मीडिया को इसकी भनक तक नहीं थी कि आखिर में क्या होना है। वैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कुछ एक नाम गिना मुख्यधारा की मीडिया अब भी चाहे तो अपनी पीठ थपथपा सकती है। अब जरा इस शपथ के बाद मोदी कैबिनेट में आए महत्वपूर्ण बदलावों पर गौर करते हैं। यह अब तक की सबसे युवा कैबिनेट है। मंत्रियों की औसत आयु 61 से घटकर 58 हो गई है। वाजपेयी काल की छाप से भी करीब करीब कैबिनेट मुक्त हो गई है। उस दौर के राजनाथ सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी ही अब इस कैबिनेट में बचे हैं। जिन 43 लोगों ने शपथ ली है उनमें से 15 कैबिनेट रैंक के हैं, 7 को प्रमोशन मिला है। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट के सदस्यों की संख्या 77 हो गई है। देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का इस मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व है। अनुसूचित जाति से 12 मंत्री हैं, ये अलग अलग 8 राज्यों से आते हैं। इसी तरह अनुसूचित जनजाति से आने वाले मंत्रियों की संख्या 8 हो गई है, यह भी अलग अलग 8 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अति पिछड़ी जातियों से कुल 27 मंत्री हैं और ये 15 राज्यों से आते हैं। 5 अलग अलग राज्यों से अल्पसंख्यक समुदाय के 5 लोग मंत्री हैं। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों की तरह इस सरकार में अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है, लिहाजा एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई और 2 बौद्धों को प्रतिनिधित्व मिला है। 29 मंत्री अलग अलग जातियों मसलन ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, कायस्थ, बनिया, खत्री, लिंगायत, रेड्डी, मराठा, पटेल वगैरह हैं। 11 महिला इस कैबिनेट की अब सदस्य हैं और ये अलग अलग 9 राज्यों से आती है। शपथ लेने वाले नए मंत्रियों में से 8 उत्तर प्रदेश से और 5 गुजरात से हैं। ये वे राज्य हैं जो मोदी के भारतीय राजनीति के पटल पर छा जाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण किरदार अदा कर चुके हैं। बंगाल से 4 लोगों को मौका देकर संदेश दिया है कि मिशन बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद भी बीजेपी की प्राथमिकता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक से भी 4 लोगों को मौका मिला है। अब आप साफ देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के इस मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल में चुनावी रणनीति भी दिखाई दे रही है। अगले साल के शुरू में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव और उसके बाद फिर गुजरात और हिमाचल के चुनावों पर भी इसमें पूरा ख्याल रखा गया है। बीजेपी के 2022 का चुनाव काफ़ी अहम है और पार्टी सूबे की सियासत में किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं रखना चाहती है। मोदी सरकार के इस कैबिनेट विस्तार के जरिए भाजपा उत्तर प्रदेश में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश करती दिख रही है। फोकस गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर है, जिसको साध कर भाजपा ने साल 2017 में यूपी में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। वहीं राज्य में ब्राह्मण और दलित वोट बैंक को साधने के लिए इस जाति समूह से भी एक नेताओं को मोदी मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट विस्तार में जिस तरह के पुराने चेहरे को हटाकर नए और युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है, इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी भविष्य के लिए लीडरशिप तैयार कर रही है। मोदी सरकार में पहली बार जीतकर आए 1 दर्जन युवा नेताओं को कैबिनेट में जगह दी है। इसके संकेत साफ हैं कि आने वाले समय में बीजेपी के यही नेता चेहरा बनेंगे और पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे। यानी मोदी सरकार का प्रतिनिधित्व देशव्यापी और समाजव्यापी है। मोदी की उभार और यूपी में पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी की जबरदस्त जीत के पीछे महिला मतदाताओं का अहम रोल रहा है। 11 महिलाओं की भागीदारी बताती है कि बीजेपी के चुनावी रणनीति के केंद्र में अब भी आधी आबादी बनी हुई है। इन सबसे अलग इस बदलाव में कोरोना संक्रमण की वजह से लोगों के मन में पैदा हुई निराशा को दूर करने के दमखम भी दिखाया गया है। तो गवर्नेंस और विकास को लेकर मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को नए आयाम देने का अवसर भी। साथ ही अब कुल मिलाकर देखें तो मोदी के नेतृत्व में बीजेपी नीत एनडीए ने 2024 की दिशा में भी कदम तेज कर दिए हैं।
इस बदलाव से उपजी सफलता ही उस समय एक मोदी कैंपेन का आधार हो सकती है। सहकारिता मंत्रालय के गठन के पीछे भी यही दृष्टि नजर आती है। युवा जोश, क्षेत्रीय संतुलन और चुनावी समीकरणों के लिहाज से भी ये बदलाव जमीन से जुड़े दिखते हैं और सर्वार्थ सिद्धि योग में नए मंत्रियों का शपथ जैसे सोने पे सुहागा। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए D3 का स्पेशल प्रोग्राम DRN।